हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में एक कंपाउंड के बारे में जरूर मैं काफी चीजें आपको बताऊंगा, क्योंकि वो कंपाउंड बहुत बार पूछा जाता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कैसे लुईस एसिड कैरेक्टर चेंज हो जाता है बैक बॉन्डिंग की वजह से। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन में क्लिक करके आप उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे वैसे ही मॉलिक्यूल जिसमें हमने लुईस एसिड कैरेक्टर बताया था, लेकिन उसमें बोरॉन सेंट्रल एटम था। सेंट्रल एटम अभी भी हम बोरॉन रखेंगे, लेकिन साइड जो एटम होगा मेरा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसने बॉन्डिंग में यूज कर लिया, उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो हाइड्रोजन यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है कि बोरॉन के पास सेकंड पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, तो कहीं ना कहीं से लेगा। तो BS3 क्या करता है, अपने ही मॉलिक्यूल से मिलके डाइमर बना लेता है। ये डाइमर हो गया, ये डाइमर हो गया B2H6, ठीक है। अब B2H6 का स्ट्रक्चर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, BB, एक हाइड्रोजन में यहाँ बना देता हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ बना देता हूँ, उसके पीछे भी एक रीजन है। और मैं इसको ऊपर नीचे से दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में हो, राइट। और ये आगे पीछे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ये मैं वैकेंट पी ऑर्बिटल बना देता हूं, ये चीज ध्यान रखिए। ये मेरा वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। और बात करते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि इसका रोल इस स्ट्रक्चर्स में काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा कि BH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, वो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में अपना कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। वैसे ये भी कुछ देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी जो थी वो खत्म हो गई, इसके पास जो थी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी खत्म हो गई, यानी एक दूसरे को दोनों ने सेटिस्फाई कर लिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो BH3 नॉर्मल होता है, इस केस के अंदर जो बोरॉन का हाइब्रिडेशन होता है वो होगा sp2, ठीक है। इस केस में बोरॉन का हाइब्रिडेशन होगा sp2, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BHB यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, एक बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाए, तो यानी इस केस के अंदर जो बोरॉन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3। इस केस में बोरॉन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, दोनों सेम है। तो आप इसको देख लीजिए, मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करके फिर बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि अब मुझे और चीजें इसमें बतानी है, ठीक है। ये पूछा जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कैसे, वो देखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैं अब फटाफट ये बोरॉन ऐसे, ये ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे, और ये इंटरेक्शन ऐसे, ठीक है। और ये आउट ऑफ द प्लेन, ये इनसाइड, ये आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। और ये आपका इनसाइड, ठीक है। उसके बाद जब इसको गौर से देखिए तो अब बोरॉन का हाइब्रिडेशन वैसे जैसे मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, sp3 और sp3, और ये जो बॉन्ड जो बन रहा है BHB बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर तो केवल एक ही था ना, तो यानी इस केस के अंदर हम अगर बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड की,
यानी सब पूछा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड कितने होंगे, तो आपको पता है कि BHP में कितने के केवल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर था, लेकिन एटम कितने शेयर हो रहे हैं 3 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड होंगे 2 और 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड 1 2 3 और 4, ये चीज हो जाएगी। और जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड इसको ऐसे बना देते हैं और ये वाला बॉन्ड को ऐसे बना देते हैं, इसको कहते हैं बनाना बॉन्ड। क्या कहते हैं, गुड, बनाना बॉन्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी की वजह से BH3 ने क्या किया, डाइमर बना लिया और B2S6 फॉर्म में जाके स्टेबल हो गया। पहले इसका हाइड्रेशन जो था sp3 था, अब जाके हाइड्रेशन हो गया इनका, इसका बोरॉन का इसमें sp3। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं हमारे 4। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ये एंगल पूछा जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कैसे एंगल निकालेंगे, दिख रहा है आपको, ज्यादा होगा वो कंप्रेस होगा, ये सब चीजें आप आराम से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बारे में फटाफट बता देता हूँ आपको। जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन था, इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर का इसने यूज किया, ठीक है। अब आगे हम अगर बातचीत करते हैं Al2 AlCl3, इसके अंदर अगर मैं एल्यूमिनियम तो देखूं, इसका हाइड्रेशन आ जाएगा sp2, लेकिन जैसे ही ये डायमर बनाता है, ये भी बनाता है Al2Cl6, इसका हाइड्रेशन हो जाएगा sp3। सेम जैसे आपने बनाया वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन पेयर यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर हम लोन पेयर यूज करेंगे, क्योंकि क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। तो इस चीज को जरा गौर से देखिए, AlCl ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे और Cl यहाँ पे और Cl यहाँ पे, तो इससे 4 बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गई, तो इसका हाइड्रेशन भी क्या हो गया sp3, इसका हाइड्रेशन भी हो गया sp3। अभी बनाना बॉन्ड क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि लोन पेयर के थ्रू डोनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। मेरे नोट्स है बेटा, ठीक है, कुछ गलत ना हो जाए इसलिए एक देखना तो पड़ता ही है। ठीक है, यहां तक इरेज करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स और इंपॉर्टेंट है जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारा I2Cl6 पूछा जाता है सॉलिड स्टेट, I2Cl6 सॉलिड स्टेट में क्या क्या स्ट्रक्चर या क्या क्या हाइब्रेशन होता है, वो चीज हम देख लेते हैं। I2Cl6 सॉलिड स्टेट में ब्रेक हो जाता है ICl2 पॉजिटिव प्लस ICl6 निगेटिव, ठीक है। मैं हाइड्रेशन निकालना नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे सीखना है ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। 7 + 2 9 -1 कितना हो गया जल्दी, 7 + 2 9 -1 8/2 4 sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। ICl6 माइनस I7 + 1 8 और 6 14, 8 और 6 14 होता है, और 14 का हाइब्रिडेशन अगर आप देखेंगे 14 कुछ गड़बड़ है क्या, ओ 6 है, 2 यहाँ ले लिया, ये गड़बड़ हो गया। ICl4 पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो अगर हम बात करेंगे फिर से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं I7 7 + 2 9 9 - 1 8 8/2 4 sp3, और I7 7 + 1 8 8 12 हो जाएगा /2, ये आ जाएगा sp3d2। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है हाइब्रिडेशन इन चीज का बताइए, ठीक है। अब इसी केस में एक और केस है
HiCl2, Cl2O6 लिक्विड स्टेट में, Cl2 6 लिक्विड स्टेट में, इक्विलिब्रियम का नहीं बनाएंगे तो मैं नॉर्मली बताने के लिए बता दिया, लेकिन नहीं एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप फिर इसको ब्रेक करेंगे। Cl2O6 है, सेम एज इट इज जैसे मैंने अभी आपको उसमें ब्रेक करके दिखाया, तो सेम कर लीजिए। ClO2 पॉजिटिव प्लस ClO4 6 था, ठीक है, निगेटिव। Cl के पास 7, बाय वाला नहीं करना है, 7 माइनस कर दिया 3, 7 माइनस 1 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, sp2 उसमें कर देंगे 7 प्लस 1 8 sp3। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और हाइब्रिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि लिक्विड स्टेट में इसका बताइए, सॉलिड स्टेट में इसका बताइए, चीज आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ बॉन्डिंग पैरामीटर्स को देख लेते हैं। कुछ बॉन्डिंग पैरामीटर्स को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स, तीन जनरली, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसको निकालने का तरीका हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम बॉन्ड एंगल के बारे में बातचीत करेंगे। बॉन्ड एंगल, हम पहले बॉन्ड एंगल के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले हम इस चीज को देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। बॉन्ड एंगल में पहला जो केस है हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर मॉलिक्यूल में हम देखते हैं इसको हाइब्रिडेशन। ठीक है, हाइब्रिडेशन के अंदर अगर S परसेंटेज इंक्रीज करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। इस चीज को हम देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। BeCl2, ठीक है, BH3 लेते हैं और CH4, मैंने सिंपल मॉलिक्यूल लिए हैं। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल लिए हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा S कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका एंगल होगा। तो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें BeCl2 के अंदर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री स्ट्रेट होता है। वैसे तो बहुत अच्छे से समझाया है इसको मैंने। BH3 के अंदर देखेंगे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। CH4 का आपका एंगल तो याद भी हो गया होगा, 109.5 डिग्री। मीथेन, ठीक है, 109.5 डिग्री। ये कब था? जब आपका हाइब्रिडेशन में चेंजमेंट हो रहा था। ये हाइब्रिडेशन अगर देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp, इसका हाइब्रिडेशन आपको पता ही है sp2, और इसका हाइब्रिडेशन भी आपको पता है sp3। ये सब चीजें बता चुका था, इसलिए लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज के बारे में। सपोज दैट कि अब बात आती है हाइब्रिडेशन जब डिफरेंट था तब। अब बात कर लेते हैं इसी चीज को आगे देखते हुए, बॉन्ड एंगल्स के बारे में बातचीत कर रहा हूं मैं कि अगर हाइब्रिडेशन सेम रहे लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर्स चेंज हो जाए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो रहे वो सेम हो जाए, LP लोन पेयर जो हो वो डिफरेंट, जो लोन पेयर हो आपके वो डिफरेंट हो जाए। तो इस चीज को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं मीथेन। ठीक है, LP यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और बॉन्ड एंगल यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आती है। और यहाँ में लिख देता हूँ आपका अमोनिया। जो चीज आप जानते हैं उसी का एग्जाम्पल इसलिए पुट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज्यादा ईजी रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं एंगल, बॉन्ड एंगल, ये सब चीजें आपको वेस्पर थ्योरी के अंदर लोन पेयर और
इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ। तो अगर CH4 के बारे में बातचीत करते हैं, लोन पेयर इसमें 0 होता है, इसमें 1 लोन पेयर होता है और इसमें 2 लोन पेयर होता है। तो बॉन्ड एंगल इस हिसाब से होगा। देखिए बॉन्ड एंगल इसका होगा 109.5 डिग्री। इसके अंदर अगर एक लोन पेयर है तो इसके बराबर हम इसको कह देते हैं 107 डिग्री के अराउंड हो जाता है ये, ठीक है, 107 डिग्री के अराउंड हो जाता है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो 104.5 डिग्री के अराउंड होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज हुआ, आपको पता है कि अगर लोन पेयर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल कम होता क्यों है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, उसके बाद आपका बॉन्ड पेयर होता है। तो लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, यानी लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रल एटम, ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल एटम का ही बात करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। याद है क्लियर? अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जिनके अंदर मान लीजिए लोन पेयर भी हो जाए सेम और आपका हाइब्रिडेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए और आपका हाइब्रिडेशन भी सेम हो जाए, तब क्या देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ लेके चलता हूँ कंपाउंड, मान लेते हैं, अगर फिर से केस में लिख देता हूँ फिलहाल, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, हाइब्रिडेशन भी सेम हो जाए और आपके लोन पेयर भी सेम हो जाए, तो इसमें दो केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं सेंट्रल एटम से। सेंट्रल एटम, क्योंकि सेंट्रल एटम क्यों, अब जब दोनों चीज सेम हो गई तो क्या होगा, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसको हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए ले लेता हूँ, बी और बी मैंने बना दिया, और सी बी बी, बेटा दोनों मत चेंज करना, ठीक है, दोनों चेंज कर दोगे तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा। मैं इसको मान लेता हूँ θ1, उसको मान लेता हूँ θ। मेरे बी जो है सेम है, मतलब इस केस के अंदर मैंने लिया सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, और साइड एटम जो है वो सेम है, साइड एटम जो है वो सेम, ठीक है, साइड एटम जो है वो मेरे सेम है। और मान लिया मैंने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है, मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से। तो इस केस को हम कैसे चीजों को देखेंगे, तो इन चीजों को देखने के लिए जरा आराम से इस चीज को थोड़ा समय दे दीजिए, तो वो चीज सही है, ठीक है। लोन पेयर कुछ भी हो, देखिए पहले कैसे करते हैं। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो ए और बी में जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे नहीं होगा और सी और बी में इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ होगा, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सी से, तो ए के पास कुछ ज्यादा होंगे, मान लीजिए यहाँ पे इस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, ठीक है, तो सी में कहाँ होगा, कुछ थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा नीचे होने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होते ही रिपल्शन की वजह से तो दूर हो रहे थे, लेकिन रिपल्शन नहीं है तो क्या होगा, पास होंगे, और रिपल्शन अगर नहीं होगा, पास नहीं होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अगर सेंट्रल एलिमेंट का आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ज़्यादा है अनदर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से साइड एटम सेम होने चाहिए, तो जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो हम इसे बात कर सकते हैं थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। क्लियर? थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो एग्जांपल आप लिख सकते हो PI3 ग्रेटर देन PSI3। ठीक है, तो ये चीज़ आप विदाउट डाउटिंग। अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने केस 1 बता दिया जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, आपके सेंट्रल एटम की डिफरेंट थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 के बारे में। केस 2 के अंदर हम मान लेते हैं कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। उस चीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये केस 1 था, इसको मैं यहीं से इरेज कर दूं। हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, हाइब्रिडेशन विल बी सेम। क्लियर? अब आगे बात करते हैं इस चीज को आगे लेते हुए। मान लीजिए अब सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए। सेंट्रल एटम क्या होगा, सेम। साइड एटम क्या होंगे, डिफरेंट। और इनमें डिफरेंट होगा क्या, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूं ए है, ठीक है, और बी सी। ठीक है, और इस चीज के लिए एंगल मान लेता हूँ थीटा 1, इसको मान लेता हूँ मैं थीटा 2। ठीक, और मान लेता हूँ यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कुछ यहाँ खींच जाएंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यहाँ पास में आ जाएगा, बी के पास में आएगा। ठीक है, बी ज्यादा है, और इन दोनों का बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऊपर तरफ रहेंगे, कुछ यहाँ। ठीक है, अब हमको इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब है, इलेक्ट्रॉन पेयर पास आ रहे हैं किस केस के अंदर, इसमें पास आ रहे हैं, तो रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा। अब थीटा 2 ज्यादा बड़ा होगा थीटा 1 से। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ठीक है, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी से। इसका एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, NH3 और NF3। ठीक है, इसका पिरामिडल जानते ही हैं आप। ठीक है, ये भी पिरामिडल ही होगा। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम गौर से देखें तो ये मान लिया मैंने थीटा 1, ये मान लिया मैंने थीटा 2। तो n हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा एंगल को लेगा। इसका मतलब थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। ठीक है, ये नियर अबाउट तुम्हारा 107 अभी लिखा हुआ है ना, 107 डिग्री का होता है। ये नियर अबाउट तुम्हारा होता है 102 या 103 के अराउंड। ठीक है, 101 के अराउंड, 101 to 104 होगा, लेकिन 107 से डेफिनेटली कम होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और केसेस के बारे में। ठीक है, कुछ और केसेस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक था एंगल्स के ऊपर मैंने कवर कर दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। चलिए उस चीज़ को देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है आपके पास CH2F, ठीक है, CH2F, इसमें एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और इस एंगल को ये बताया जाता है एक्सटेंशन ऑफ बेंड रूल। जानते हो बेंड रूल कौन सा भाई? कौन सा बेंड रूल? वही जो वेस्पर थ्योरम पढ़ा था किसमें? बिल्कुल सही, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के अंदर। ठीक है, वैसे ही ठीक है, लेकिन बस थोड़ा समझना इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा अलग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और ये क्लोरीन हो गया, ये भी क्लोरीन। ठीक है, बन गया। अब जो थीटा 1 में बना रहा हूँ वो एंगल है CH और CH बॉन्ड के बीच का। कोशिश करता हूँ कि अच्छे समझ में। थीटा 2 बना रहा हूँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का। ठीक है, और थीटा 3 बना रहा हूँ आपका फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का। अगर आप गौर से देखिए, आपको पता है कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? ठीक है, अब बेंड्स रूल के एक्सटेंशन के अंदर क्या था कि इस चीज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल अपने जो पुराना रूल था उस चीज को बस कहा कि जरा ध्यान से देखिए, ये अपने आप आपको एंगल पता चल जाएगा। एंगल सेम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। हर एक बॉन्ड के अंदर sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन होने का मतलब है कि हर बॉन्ड के अंदर S का करेक्टर होगा 25%, लेकिन सब कुछ बराबर है। लेकिन F आपको पता है कि F जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बात कर लेते हैं हम इसकी। तो क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अपनी तरफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, और जब खींचने की कोशिश करेगा तो आपको पता है कि जो एक बॉन्ड के अंदर 25% करेक्टर है S करेक्टर, वो इसको रोकेगा खींचने से इलेक्ट्रॉन। क्यों रोकेगा? क्योंकि आपको पता है कि S की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है P से। तो क्या होता है, जब ये F वाले इलेक्ट्रॉन पुल करने लग जाते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ पुल करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि S वाला तो रोकता है, तो क्या करते हैं और बॉन्डों से, और जो बॉन्ड्स हैं उससे P करेक्टर ज़्यादा खींच लेते हैं। यानी इस F और F के अंदर क्या होता है, इस CF बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि ये अपने पार्शियली इसके अंदर P करेक्टर धीरे धीरे ज्यादा होने लग जाता है और S करेक्टर कम हो जाता है, क्योंकि S इनको रोक रहा था करने के लिए। तो इसमें अगर S करेक्टर कम हो जाएगा इस वाले बॉन्ड के अंदर, तो क्या हुआ कि CH और CH बॉन्ड के अंदर S करेक्टर बढ़ गया। और जहां आपको पता है कि S करेक्टर अगर बढ़ जाता है तो उनके बीच में S करेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है कि आपको पता था कि S करेक्टर अगर बढ़ेगा तो उसका एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो S का परसेंटेज किस एंगल के बीच में बढ़ गया? थीटा 1 के बीच में बढ़ गया। और थीटा 1 के बीच में बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि जो थीटा 1 था वो हमारा ज्यादा हो गया थीटा 2 से, और थीटा 2 का ज्यादा हो गया थीटा 3 से। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। CF बॉन्ड के अंदर क्या हुआ कि sp3 हाइब्रिडेशन तो चारों बॉन्ड का था, लेकिन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, इसीलिए उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि S में जो हाइब्रिडेशन जो S था, S का करेक्टर इस वाले बॉन्ड में कम हो गया। कम होने की वजह से क्या हुआ, जो S करेक्टर था उसको बैलेंस तो करना ही था, तो CH और CS बॉन्ड में ट्रांसफर हो गया, इसमें S करेक्टर बढ़ गया, और जहां S करेक्टर बढ़ जाता है वहां पे एंगल ज्यादा हो जाता है। इसलिए थीटा 1 फिर थीटा 2 फिर थीटा 3। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल सी चीज आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके बॉन्ड लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी। आपको पता है अगर सिंगल हैंडशेक कर रहा हूँ, डबल हैंडशेक कर रहा हूँ, तो मेरे और सामने वाले पार्टनर की जो डिस्टेंस होगी वो कब ज़्यादा होगी, जब हम दोनों हाथ से हैंडशेक करें। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये दो क्वेश्चंस कुछ और मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लेंथ पे पूछे गए हैं तो बॉन्ड लेंथ वाला मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए, O हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया मैंने, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ मुझे पता करनी है। मान लीजिए मैंने इसको बॉन्ड लेंथ यानी ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ मुझे पता करनी है।
F और F, Bl ये मान लिया मैंने, ठीक है। इसको Bl1 मान लेता हूँ, इसको Bl2 मान लेता हूँ। बताइए कौन सी बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, पूछ रहा हूँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी बॉन्ड लेंथ होगी ज़्यादा होगी और कौन सी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बेटा केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं केवल केमिस्ट्री रट लो सब आ जाएगा, मानता हूँ कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, पर पहले कॉन्सेप्ट देख लो। अगर कॉन्सेप्ट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड रिएक्शंस आपको रटनी पड़ती है। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक रटनी पड़ती है, मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर चुका हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं कुछ चीज़ों के लिए अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे टाइम मिलेगा तो काफ़ी तेज वीडियो बनने लग जाएंगे। ऑर्गेनिक में केवल रिएक्शन का नाम याद करूँगा, मैकेनिज्म याद करने की कोई जरूरत नहीं। मैकेनिज्म क्या प्रोडक्ट आएगा, कैसे आएगा, ये सब चीज़ें आपको मैं खुद बताऊँगा। और GOC का पार्ट है वो पहले कंप्लीट करा के फिर मैं आपको रिएक्शंस में आया, ठीक है। तो वो चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग कहते हैं रट लो, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट रटने की। बताऊँगा ये क्यों ज़्यादा आएगा, ये क्यों कम आएगा, ये क्यों आया, ये क्यों नहीं आया, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑर्गेनिक डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। Bl1 Bl2 सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ऑक्सीजन फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ज़्यादा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन से मांगेगा, ये ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन से मांगेगा, मांगने के लिए पास आना पड़ेगा। पास आएगा इसका मतलब पास आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। और दूसरे तरीके से ना, दूसरे तरीके से कोई भी इसका हाइब्रिडेशन निकालो, sp3 आएगा ऑक्सीजन का, इसमें भी ऑक्सीजन क्या आएगा, sp3 आएगा। दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, ठीक। ऑक्सीजन फ्लोरीन में कैरेक्टर किसका ज़्यादा हो जाएगा, P ज़्यादा हो गया, बचा S कैरेक्टर। S कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसको बढ़ाएगा, इसको बताएगा। और जब S कैरेक्टर बढ़ गया तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपस में पास आते रहेंगे, और पास आने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ जो 1 होगी वो ग्रेटर होगी बॉन्ड लेंथ 2 से। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मैं देखता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है मेरे नोट्स से, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे डिस्कस करने चाहिए तो मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। कुछ चीज़ें छूटी हैं, मैं उसको अभी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। हाइड्रेशन के बारे में आपको पता ही है, उन सब चीज़ों को फिर से मैं लेके आ रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ की रिगार्डिंग में मैंने ओपन कर दिया, तो बॉन्ड लेंथ की रिगार्डिंग इस चीज़ को हम देख लेते हैं। आपको पता है कि sp3 और sp3 अगर बॉन्ड लेंथ है तो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली sp3 वाले से, ठीक है, और sp2 वाले से, और sp2 sp वाले से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है S कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो पास में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने की वजह से उसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बात कर लेते हैं हम इस चीज़ को, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C H, ठीक है। वाइब्रेशन निकालना सिखा चुका हूँ, इस चीज़ को क्या डिस्कस नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये हो गया sp3 कैरेक्टर, ये होगा sp2, ये होगा sp2, ये होगा sp, ये होगा sp। तो आप इसको देख लीजिए, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली इन दोनों से, कंपैरेटिवली इन दोनों से। तो चीज़ आपको पता है, ऐसे बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, ये भी आप चीज़ें ध्यान रखिएगा, बॉन्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और चीज़ देख लीजिए, ये हो गया तुम्हारे बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये हो गया आपका बॉन्ड लेंथ। अब बात कर लेते हैं आपके लोन पेयर्स। अगर लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है बेटा, क्योंकि अगर एक लोन पेयर आपको पता है एक ही न्यूक्लियस को बिलोंग करता है और एक न्यूक्लियस को बिलोंग करेगा, मतलब लोन पेयर आप रिपल्शन स्टार्ट करेंगे और रिपल्शन स्टार्ट करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। सेम एलिमेंट होगा या सॉरी सेम ग्रुप का होगा तो सेम ग्रुप के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा,
किसी एक ग्रुप के अंदर का साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए। साइज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लोन पे रिपल्शन हो जाता है थोड़ा कम हो जाता है। अप टू डाउन जाने के बाद आप देखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी सेकेंड की जगह थर्ड तक बढ़ती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, Cl की सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद Br की होती है, उसके बाद फ्लोरीन की होती है, उसके बाद II की होती है। चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। और मान लीजिए Pp की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है Nn से, पहले तो है स्मॉल साइज वालों के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। S की बॉन्ड ज़्यादा होती है आपके ऑक्सीजन से, ठीक है। तो बॉन्डिंग पैरामीटर से मैंने आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर दिया है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। एक्सटेंशन ऑफ बेंड रूल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। नेक्स्ट वीडियो ड्रैगो रूल के ऊपर बनेगा, ठीक है। मैं उसका हिंट दे देता हूँ क्या होता है। आपने देखा होगा अमोनिया के साथ अगर मैं H+ की रिएक्शन कराता हूँ तो ये आपका NH4 पॉजिटिव दे देता है। H+ एक्सेप्ट करने वाला कौन सा होता है भाई? H+ जो एक्सेप्ट करता है वो होता है आपका ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। और लेकिन अगर PS3 फॉस्फीन जस्ट उसके नीचे इससे H+ की रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन नहीं देता है। तो इसको देना चाहिए, क्यों? अप टू डाउन जाने पे तो मेटल कैरेक्टर बढ़ता है तो लोन पेयर जो इसका है वो ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। अगर ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए तो जल्दी एक्सप्रेस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट जल्दी करना चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ड्रैगो रूल के अंदर। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।